गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ एसएससी जेई पीएसयू स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज सेमेस्टर एग्जाम में आरएसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एयर एज ए रेफ्रिजरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेज एयर एज ए रेफ्रिजरेंट। कौन सी ऐसी साइकिल है जहाँ पे एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी ऐसी साइकिल है, तो यहाँ पे कौन सी साइकिल है, बेल कोलमैन। बेल कोलमैन साइकिल में हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एयर होता है। ये एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में या तो एयरप्लेन में कौन सी साइकिल इस्तेमाल की जाती है, बेल कोलमैन साइकिल। दूसरा क्वेश्चन है, इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सेचुरेटेड लिक्विड। बीसी साइकिल में कौन सा ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेचुरेटेड लिक्विड। ये सेचुरेटेड लिक्विड आपको पहचानना है। तो कहाँ पे होता है बीसी साइकिल, आपको यदि पता हो तो बीसी साइकिल हम बना रहे हैं टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम में देखते हैं ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये कंडेंसर। तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पे जो है सेचुरेटेड लिक्विड है। तो 3 क्या है, यहाँ पे ये लिक्विड लाइन है, ये आपकी वेपर लाइन है। तो यहाँ पे जब मिलता है तो यहाँ सेचुरेटेड लिक्विड, तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा है, यहाँ पे कंडेंसर। तो क्या है, आफ्टर द कंडेंसर, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, आफ्टर द पासिंग थ्रू द कंडेंसर, यानी पहला ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सेचुरेटेड कंडीशन कहाँ पे होती है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। तीसरा क्वेश्चन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट क्रॉसपॉन्डिंग टू 1 टन। तो 1 टन कितना होता है भाई रेफ्रिजरेंट का, ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाती है। तो 1 टन की वैल्यू 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 50 किलो कैलोरी पर KR। तो ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो 1 टन जो होता है वो 3.5 3.5 किलोवाट, या तो फिर 50 किलो कैलोरी पर मिनट होता है, या तो फिर क्या होता है 210, ये आता है एग्जाम में 210 किलो जूल पर मिनट। क्या होता है, किलो जूल पर मिनट। तो आपको 3 यूनिट याद करनी है। 1 टन इक्वल टू क्या होता है, 3.5 किलोवाट, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन 50 किलो कैलोरी पर मिनट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, सबको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, द रेफ्रिजरेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर शुड हैव। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेटर में उसके शुड हैव यानी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। हाई सेंसिबल हीट होना चाहिए, हाई टोटल हीट होना चाहिए, हाई लाइटेंट हीट होना चाहिए, लो लाइटेंट हीट होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेंट की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई लाइटेंट हीट। जितना ज़्यादा लाइटेंट हीट होगा उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, और जितना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा उतना ज़्यादा COP होगी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, द COP ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, डिपेंड अपॉन इट मेक। तो क्या होता है, COP जो होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वो 1 से ज़्यादा होती है। ये भी एग्जाम में आता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाए, बी पार्ट सही हो जाएगा, मोर देन 1। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, छठवां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन इन एयरप्लेन्स यूजुअली एम्प्लॉय द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। यानी एयरप्लेन्स में कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है, CO2, फेरान 22। तो कौन सा, एयर। तो एरोप्लेन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, एयर एज ए रेफ्रिजरेंट काम करता है, बिल कोलमैन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, एयरप्लेन पे बिल कोलमैन साइकिल पे काम करता है। सातवां क्वेश्चन, इन BC साइकिल द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व इज। यानी आप देखो अगर BC साइकिल में TH डायग्राम, तो TH डायग्राम में यहाँ लिक्विड है, सब कुल लिक्विड है, सेचुरेटेड लिक्विड है, वेट वेपर है। आफ्टर द एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगी होती है, प्रोसेस 3 से 4 के बीच में। कहाँ पे लगी होती है, प्रोसेस 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में एक्सपेंशन वाल्व है। तो यहाँ पे जो है 4 खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वेट वेपर है। यहाँ पे क्या है, वेट वेपर। क्या है, वेट वेपर, यानी जो वेपर है मॉइस्चर है, यानी यहाँ पे क्या है, वेट वेपर है। क्या है, वेट वेपर, यानी कि आप देखो आफ्टर द एक्सपेंशन वाल्व क्या मिलता है, वेट वेपर मिलता है। आफ्टर द एक्सपेंशन वाल्व क्या मिलता है, वेट वेपर मिलता है। आठवां क्वेश्चन, फॉर बेटर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर द प्रेशर रेंज क्रॉसपॉन्डिंग टू टेम्परेचर इन इवापोरेटर टू
कंडेंसर मस्ट हैव, यानी क्या है, प्रेशर रेंज करस्पॉन्डिंग टू इवापोरेटर टेम्परेचर। तो ये क्या होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, सीओपी मिलेगी, बेटर सीओपी। याद रखना है आपको, इवापोरेटर टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ ट्यूब एट द बैक ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आर। मीन्स क्या है, जो आपके घर पे फ्रिज है, फ्रिज के पीछे जो वायर लगी होती हैं बहुत सारी, वो वायर क्या होती है, कंडेंसर की ट्यूब होती हैं। क्या होती है, कंडेंसर की ट्यूब होती हैं। यानी बैंक ऑफ द ट्यूब्स एट द बैक ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आर, तो कंडेंसर ट्यूब होती है, इवापोरेटर ट्यूब। तो ऑप्शन कौन सही है, कंडेंसर ट्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, कंडेंसर ट्यूब। 10वां क्वेश्चन, अब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली और यूजेस द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। अब्जॉर्प्शन में कौन, अब्जॉर्प्शन यानी बी ए साइकिल और वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या, एक्वा अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक्वा अमोनिया, यानी अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया क्या होता है, एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर क्या होता है, एज ए ऑब्जर्वर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बी ए साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोस्ट ऑन द इवापोरेटर इन द रेफ्रिजरेटर, यानी क्या है, अगर रेफ्रिजरेटर में फ्रोस्ट लग जाए, यानी क्या है, जो इवापोरेटर में, इवापोरेटर की वायर में अगर बर्फ़ जम जाए तो उससे क्या होगा, रिजल्ट इन द हीट लॉस, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाता है। रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफ़र, पहला ऑप्शन सही है। यानी क्या होगा, कंप्रेसर की पावर बढ़ जाएगी, यानी याद रखना, कंप्रेसर की पावर बढ़ जाएगी, पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा अगर फोर्स लग गया इवापोरेटर में। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इवापोरेटर वायर में फोर्स लग गया, यानी बर्फ़ जम गई, तो हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज हो जाएगा, यानी रेफ्रिजरेशन डिक्रीज हो जाएगा, पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफ़र। 12वां क्वेश्चन, बीसी साइकिल रिप्रेजेंट अकर एज ए लिक्विड बिटवीन। ऐसा कहाँ पे है जहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, क्या है, जहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ पे है, देखो भाई ध्यान से, बीसी साइकिल फिर से बना रहे हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट बोला है। तो यहाँ पे क्या है, सेचुरेटेड और वेपर है, फिर यहाँ पे सुपर हीटेड है, फिर यहाँ पे सुपर सेचुरेटेड वेपर है, फिर यहाँ सेचुरेटेड लिक्विड है। तो लिक्विड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या, एक्सपेंशन वाल्व है और यहाँ पे इवापोरेटर है, यानी एक्सपेंशन वाल्व इवापोरेटर के बीच में लिक्विड एज ए रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिक्विड प्राप्त होता है। तो कौन सी ऐसी जगह है, तो कौन सा ऐसा है, एक्सपेंशन वाल एंड इवापोरेटर, यानी किसके बीच में, सी पार्ट है। एक्सपेंशन वाल एंड इवापोरेटर के बीच में हमारा क्या इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड एज ए रेफ्रिजरेंट होता है वहाँ पे। अब ये देखो एक न्यूमेरिकल है, 13वां क्वेश्चन, ए सिंपल इवापोरेटर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर एन एयरप्लेन टू टेक 20 TR ऑफ द रेफ्रिजरेशन लोड, यानी जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, या तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 TR है। कितनी है, 20 TR। TR क्या होता है, टन होता है। TR क्या होता है, टन होता है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। द पावर रिक्वायर्ड फॉर ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इतना, यानी 746 किलोवाट है। तो व्हाट इज़ द COP, तो COP का सीधा सा फार्मूला है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। अगर वर्क डन में बात करें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, अगर कैपेसिटी में बात करें तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू TR को कितना लिख सकते हैं, 3.5 किलोवाट है, तो किलो में रहने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, 746 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.094 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.094। ठीक है, न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन, द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में बी इम्प्रूव्ड बाई। COP कैसे इम्प्रूव होगी, यहाँ पे टेम्परेचर का वो दिया है कि T1 को बढ़ा दिया जाए, T2 को बढ़ा दिया जाए। तो COP होती क्या है, तो COP इक्वल टू क्या होगा, T2 लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, T2 T1 कौन सा जो है लोअर टेम्परेचर है, T1, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ऐसा क्या किया जाए, देखो अब यहाँ पे क्या है, T2 को अगर बढ़ा दिया जाए, T2 को बढ़ा देंगे, ऊपर वाला बढ़ जाएगा, ये बढ़ा जाए ना, T2 को बढ़ा दिया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी T2 को बढ़ाओ, T1 को घटा दो, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज द हायर T2 एज वेल एज लोअर T1। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज द हायर T2 एज वेल एज लोअर T1
temperature, decrease the higher T2 temperature and increase the lower T1 temperature. Increase the higher T2 as well as the lower T1. अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने T1 को क्या किया है, लोअर कर दिया, T2 को हायर कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज द हायर T2 एज वेल एज लोअर द T1, यानी सी पार्ट से हो जाएगा। कौन सा पार्ट से हो जाएगा, सी पार्ट। यानी हम लोग T2 को अगर क्या करें, बढ़ा दें और T1 को घटा दें तो ओवरऑल COP क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। बढ़िया न्यूमेरिकल है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो 15वां क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द COP ऑफ ए कर्नाट रेफ्रिजरेटर इन समर एंड इन विंटर। क्या जो है समर और विंटर में COP क्या होगी, तो क्या होगी, याद रखिएगा COP ऑफ द विंटर ऑलवेज ग्रेटर होती है। ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है देन समर। ये भी एक क्वेश्चन है कि समर और ना सेम टेम्परेचर लिमिट पे क्या होगा, अगर विंटर की COP और समर की COP देखी जाए तो किसकी ज़्यादा होगी, विंटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो COP इज मोर इन विंटर, यानी COP इज मोर इन विंटर, विंटर में COP ज़्यादा होती है। फिर एक न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ए रेफ्रिजरेशन मशीन वर्किंग ऑन कार्नाट साइकिल ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 250 केल्विन, डिटरमाइन द COP। तो COP क्या होता है, लोअर टेम्परेचर 250 है अपॉन हायर टेम्परेचर 300 माइनस 250। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 250/50, तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिंपल है। द COP ऑफ ए कर्नाट हीट इंजन इज 40%। अभी देखो कर्नाट हीट इंजन की COP दो दिया है, COP कितना दिया है, 40%। इफिशिएंसी, सॉरी इफिशिएंसी कितना दिया है, 40%। तो इफिशिएंसी दे दिया 40%। और क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर रिवर्स कर्नाट साइकिल। तो COP पूछा है, तो आपको यदि याद हो तो एक रिलेशन है, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो है COP ऑफ हीट पंप आ जाएगा। तो COP ऑफ हीट पंप कितना आ जाएगा, 1/0.4 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। और एक रिलेशन और होता है, आपको यदि याद हो तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो आ जाएगा वो 1 घट जाएगा, यानी 2.5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 कौन सा से, बी पार्ट। यानी दो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, COP ऑफ हीट पंप ये क्या होता है, 1 इफिशिएंसी, और COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। दो रिलेशन पता होगा तो क्वेश्चन लग जाएंगे। 18 क्वेश्चन, द COP ऑफ रिवर्स कर्नाट रेफ्रिजरेटर इज 5, यानी COP दिया रिवर्स कर्नाट साइकिल की 5 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगी। तो COP इक्वल टू क्या होता है, लोअर टेम्परेचर T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि जो है रेशियो ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हमने T1 को हायर माना है, तो यहाँ से मैथमेटिक्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो भाई T2 से भाग दे दो, T2 से भाग दे दिया, तो T2 से भाग दे दिया तो क्या आ गया, 1/T1 माइनस T2 -1। अब इक्वल टू COP। अब थोड़ा ये इधर ले जाओ, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाए 1/COP +1 आ जाएगा। तो 1/COP +1 यानी 1/5 +1 कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2। कितना आ जाएगा, 1.2। मैथमेटिक्स है, थोड़ा देख लीजिएगा। 1.2 कितना आ जाएगा, 1.2। क्वेश्चन नंबर 19, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज द COP ऑफ हीट पंप व्हेन बोथ वर्किंग हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। याद रखिए, कैसे पता, ये देखिए एक रिलेशन है, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन होगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की। याद रखिएगा, ठीक है। COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, लेस देन वाला। ठीक है।
20वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग लिक्विड सब कूलर। लिक्विड सब कूलर से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड सब कूल से हम लोग क्या करते हैं, टू इंक्रीज द कास्ट ऑफ द कंप्रेसर, टू रिड्यूस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, टू रीहीट द सुपर हीट रेफ्रिजरेटर, टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये चौथा ऑप्शन सही है। सब कूलर जहाँ लग जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया तो सीओपी बढ़ जाएगी। सब कूल कहाँ पे, सीओपी बढ़ाने के लिए होता है। 21वां क्वेश्चन, द कंप्रेसर फ्रॉम BCRS इज रिप्लेस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए BARS। अब देखो वेपर कंप्रेशन और वेपर अब्जॉर्प्शन दो साइकिल हैं, इनमें कंप्रेसर को रिप्लेस करके क्या क्या लगाया गया है, तो क्या क्या लगाया गया है, तो क्या क्या लगाया गया है, तीन चीज़ तो लगाई गई है। यानी क्या, आप देखो कंप्रेसर को हटा के एक तो ऑब्जर्वर लगाया गया, एक पंप लगाया गया, एक जनरेटर लगाया गया, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी लगाई गई। क्या लगाई गई, प्रेशर रिड्यूसिंग। कौन सा से सी पार्ट। यदि हम लोग BCRS सिस्टम में कंप्रेसर लगाते हैं, कंप्रेसर को हटा के क्या क्या लगाते हैं, ऑब्जर्वर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन, एन आइडियल वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बी रिगार्डेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। यानी जो BARS सिस्टम है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, BARS का मतलब क्या है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कर्नाट इंजन और कर्नाट रेफ्रिजरेटर का। सी पार्ट सही है। याद रखिएगा सीओपी कैसे निकाली जाती है, इफिशिएंसी और सीओपी मिलके बनाई जाती है। तो कैसे निकाली जाती है इसकी सीओपी, कर्नाट इंजन और कर्नाट रेफ्रिजरेशन से। याद रखिएगा कर्नाट इंजन, कर्नाट रेफ्रिजरेशन दोनों इस्तेमाल होता है तो इसकी सीओपी निकलती है। फाइंड द सीओपी ऑफ वेपर अब्जॉर्प्शन। तो वेपर अब्जॉर्प्शन के लिए सीओपी क्या होती है, QE इवापोरेटर की हीट अपॉन Q जनरेटर। बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा 2100 बटा 6600। तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 0.66, लगभग 0.31 कितना आ जाएगा, लगभग 0.31 आ जाएगा। 0.31 इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी लगभग 1 से कम ही होती है। याद रखिएगा BARS सिस्टम में जो सीओपी होती है 1 से कम होती है, जबकि BCRS सिस्टम में सीओपी 1 से ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 25वां क्वेश्चन, ये 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में टेम्परेचर दिए हुए हैं BARS सिस्टम में वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीओपी निकाल ली है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है, T जनरेटर टेम्परेचर है, T इवापोरेटर टेम्परेचर है, ये जनरेटर टेम्परेचर है, ये कंडेंसर टेम्परेचर है। तो आपको सीओपी का फार्मूला पता होना चाहिए। सीओपी का फार्मूला क्या होता है, सीओपी का फार्मूला हमको याद है, देख तो सब लोग देखो क्या होगा, 1 माइनस TC अपॉन TG, फिर ये क्या होगा TE अपॉन TC माइनस TE। ठीक है, ये फार्मूले में आप रखोगे तो सीओपी निकल जाएगी। कौन सा 1 माइनस, ये इफिशिएंसी आप कर्नाट इंजन है, ये सीओपी आप कर्नाट रेफ्रिजरेटर है। इस फार्मूले में आप रखोगे तो निकल जाएगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। कौन सा ऐसा है जो टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, एजोट्रोपिक, ये सब क्या है, ये सब टाइप हैं, यानी जो रेफ्रिजरेटर के टाइप हैं। हेलो हीलियम ये टाइप नहीं है, तो कौन सा हमसे होता है, चौथा ऑप्शन, यानी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है, इनऑर्गेनिक होता है, एजोट्रोपिक होता है, ये टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट हैं। हेलो हीलियम रेफ्रिजरेंट का टाइप नहीं है। 26वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट इज ऑफन यूज्ड। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में कौन सा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया। अमोनिया एक जो है इनऑर्गेनिक, वैसे सब इसमें इनऑर्गेनिक है, CO2, हाइड्रोजन, वाटर, SO2 सब हैं, मगर अमोनिया ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 27वां क्वेश्चन, ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है, गिब्स नोस्ली ऑपरेशन, गिब्स क्यूट ऑपरेशन, रिक्वायर्ड लिटिल पावर कंजप्शन, कूल बिलो 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, बहुत साइलेंट प्रोसेस होता है, क्यूट ऑपरेशन। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, विच फ्लूइड ऑफन इन द यूज्ड इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर आर। द फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर आर। इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर में कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अमोनिया, वाटर
और हाइड्रोजन। याद रखिएगा इतना चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। 3 फ्लूइड लिक्विड है, क्या है, इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर में 3 फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं। कितने फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं। 29वां क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर हैज़, इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर में क्या पंप इस्तेमाल किया जाता है, 1 पंप, 2 पंप, नो लिक्विड पंप, यानी कोई लिक्विड पंप नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये भी याद रखिएगा, कोई लिक्विड पंप, इलेक्ट्रोलेस रेफ्रिजरेटर में कोई लिक्विड पंप नहीं इस्तेमाल किया जाता। 30वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट, ऐसा क्या है जो एजोट्रोप, एजोट्रोप क्या है, एक रेफ्रिजरेंट का टाइप है, हमने बताया था, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है और एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो ऐसा कौन सा रेफ्रिजरेंट है, ये डिजिग्नेशन दिया हुआ है R11, R40, R114, R502। तो R502 CFC होता है, क्या होता है, CFC होता है, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है। एजोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है रेफ्रिजरेंट का। क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शन ऑफ हेलाइट टार्च इज, हेलाइट टार्च का क्या जो है मीनिंग है, तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। हेलाइट टार्च जो होता है वो लीकेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्टिंग ऑफ द लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। याद रखिएगा जो हेलाइट टार्च है वो अमोनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या हो, डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट होता है। द ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134 एक कंटेन, R134 क्या होगा, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, नो क्लोरीन, तो क्लोरीन नहीं होगा इसमें। क्लोरीन क्या होता है, CFC क्या होता है, ओजोन लेयर को बढ़ाता है, यानी कि यहाँ पे ओजोन फ्रेंडली बोल रहा है, यानी जो R134, ये भी एग्जाम में आ जा सकता है, R134 है क्या, ये क्या है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, इसमें क्या होता है, नो क्लोरीन होती है, कोई क्लोरीन नहीं होती। मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज, तो मिक्सचर क्या होता है, ड्राई एयर का, यानी ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ऐसा जब मिक्सचर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट एयर बोलते हैं, यानी जो हमारी एयर है जो फ्लो करती है वो मोस्ट एयर भी है, उसमें कुछ वाटर वेपर कंटेंट होते हैं, कुछ ड्राई एयर होती है, कुछ ड्राई एयर होती है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, यानी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर अपान मास ऑफ ड्राई एयर, ये जो होता है ये रेशियो ऑफ द, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, क्या होता है, kg ऑफ वाटर वेपर, इसका यूनिट होता है kg ऑफ वाटर वेपर अपान kg ऑफ ड्राई एयर, kg ऑफ ड्राई एयर, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो मास ऑफ वाटर वेपर अपान मास ऑफ ड्राई एयर के रेशियो को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर अनसेचुरेटेड एयर, अगर अनसेचुरेटेड एयर है तो वैल्यू ऑफ डीपीटी क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज WBT। तो सबसे क्या होता है अनसेचुरेटेड एयर में, अनसेचुरेटेड अगर है, क्या है, अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ग्रेटर दैन WBT, ग्रेटर दैन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट, तो ड्यू पॉइंट इज लेस, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो लेस दैन WBT। याद रखिएगा अनसेचुरेटेड एयर में DBT सबसे ज़्यादा, उसके बाद WBT, उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर सेचुरेटेड एयर है तो तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड WBT, यानी कि DBT जो है लेस दैन WBT अगर है तो इसके रेशियो क्या बोलते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन, इसके रेशियो क्या बोलते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ही ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं, इसको ओमेगा से नोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 0.622 PB अपान PA, क्या होता है, PB अपान PA। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 0.622 इंटू PB 0.387 अपान 0.997, तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। फिर क्या है 38 क्वेश्चन, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन सेचुरेटेड कर्व हैज़ वैल्यू इज एट वेरियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ऐसा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेचुरेटेड जो है सेचुरेशन कर्व में कहाँ पे होगी, तो आप अगर आप देखो साइकोमेट्री कर्व, तो साइकोमेट्री चार्ट जो होता है उसमें सेचुरेशन लाइन, तो ये सेचुरेशन लाइन है,
ये सेचुरेशन लाइन है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो यहाँ पे 100% होती है। कहाँ पे? यहाँ पे 100% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 5 बोलते हैं। उसके बाद डिक्रीज करता जाता है। उसके बाद क्या कर्व बनता है, तो सेचुरेशन कर्व जो है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 100% होगी। कितनी होगी 100%। ये याद रखें, ये इस लाइन पे 100%, इसके नीचे 90%, फिर घटता चले 80%, 70%, ऐसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। सेचुरेशन कर्व में क्या होगी 100% होगी, यानी सेचुरेशन कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेंसिबल हीटिंग ऑन द साइकोमेट्री चार्ट। साइकोमेट्री चार्ट आप देखो अगर ध्यान से, साइकोमेट्री चार्ट ये है, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो, ये है, ये सेचुरेशन लाइन है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग की बात की है। सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है, यानी 1 से 2 प्रोसेस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सेंसिबल हीटिंग की जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। व्हाट इज़ द इफिशिएंसी ऑफ द कॉइल टू अटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर कॉल्ड। तो इनएफिशिएंसी, अगर किसी कॉइल में इनएफिशिएंसी पूछ रहा है तो इनएफिशिएंसी कौन बताता है? बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या बताता है? इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉइल, यानी क्या है? बाईपास फैक्टर एक होता है, एक इफिशिएंसी होता है, दोनों को मिला दिया जाए बाईपास फैक्टर तो हमारा 1 के बराबर आता है। तो आप समझ सकते हो कि ये इफिशिएंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 1 के बराबर। इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉइल कौन बताता है? बाईपास फैक्टर। ये एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज़ द बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग कॉयल इफ़ TD1, यानी TD1 दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, T1 कह सकते हो 19 डिग्री, T2 दे दिया तुम्हारा 25 डिग्री, और हमारा T3 दे दिया 37 डिग्री। 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। कैसी बाईपास फैक्टर निकालना है? हीटिंग कॉयल का। किसका निकालना है? हीटिंग कॉयल का निकालना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहले एक थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक पासेज बना, यहाँ पे हीटिंग कॉयल लग गई। हीटिंग कॉयल का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, यानी ये T3 37 डिग्री दे दिया। क्या दे दिया? 37 डिग्री। जो एयर आ रही है वो 19 डिग्री से आ रही है। किससे आ रही है? 19 डिग्री से। जो यहाँ से पास हो रही है हीटिंग कॉयल से अटैच होके, वो 25 डिग्री पे आ रही है। तो सबसे पहले बाईपास फैक्टर होता क्या है? तो बाईपास फैक्टर क्या होता है? आइडियल लॉस अपॉन आइडियल गेन। तो आइडियल लॉस कितना हुआ? आना था कितना, जाना था 25 डिग्री, देखो 19 डिग्री से जा रहा था, 37 डिग्री होना था, मगर लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? यानी देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर स्केल अगर बनाई जाए, यानी यहाँ 19 से पहुँचे कितने तक? 25 तक पहुँचे, पहुँचना था 37 तक। तो ये हमारे पास लॉस हो गया, यानी 37 - 25 अपॉन आइडियल गेन, यानी 37 - 19। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। ठीक है, आइडियल लॉस अपॉन आइडियल गेन कितना आएगा? आइडियल लॉस अपॉन आइडियल गेन हीटिंग कॉयल में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोटेड लैटेंट हीट इक्वल टू H2 - H1 HFG WT - W1। तो ऐसा क्या होगा H2 - H1? देखो थोड़ा ध्यान से, लैटेंट हीट, तो ये जो प्रोसेस है, यानी साइकोमेट्री चार्ट बनाया, ये 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक ये जो प्रोसेस है, इसमें HFG WT - W1 आ गया, यानी H2 - H1 आ गया। तो ऐसा जो प्रोसेस है वो क्या है? ये देखो यहाँ पे ये सेंसिबल हीटिंग, लैटेंट हीटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है? ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जो होगा, ह्यूमिडिफिकेशन जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं HFG WT - W1, यानी कि ये देखो, ये ध्यान से, ऐसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, यानी साइकोमेट्री चार्ट है ये जो लाइन है, यानी 1 से 2, यानी 1 से 2 में इसमें इफिशिएंसी, यहाँ पे इंथैल्पी होती है, यानी यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है। तो ऐसा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं H2 - H1 लैटेंट हीट, और ये HFG WT - W1। WT क्या है? ओमेगा है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी 2 की, यहाँ 1 की, और यहाँ पे HFG। ये जो प्रोसेस है ये लैटेंट हीट वाला पोर्शन है,
ये लेटेंट हीट वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। कैसा बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ऐसा फार्मूला दिख जाएगा तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन DBT एंड WBT इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी फाई अगर 100% है तो 100% का मीनिंग है वो सेचुरेटेड है। कैसा है, सेचुरेटेड है। तो DBT जो हो जाएगा वो WBT के बराबर हो जाएगा। ये भी याद रखना है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो DBT इक्वल टू WBT हो जाएगा। DBT इक्वल टू क्या हो जाएगा, WBT। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन विंटर एयर कंडीशनिंग। विंटर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर हमको हाई चाहिए और क्या, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस चाहिए, यानी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, विंटर एयर कंडीशनिंग में हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। 35वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग। समर में कूल चाहिए, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। हमें ह्यूमिडिफिकेशन नहीं चाहिए, डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए। याद रखिएगा, कूलिंग तो चाहिए ही चाहिए, हमें डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40, एक कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ 120। कोई रेफ्रिजरेशन है जो हीट रिजेक्ट कर रही है 120 वाइल द कंप्रेसर कंज्यूम 30 किलोवाट द कॉफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, COP ऑफ द सिस्टम। तो COP क्या होगा, COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन इसमें दिया है, पावर दिया हुआ है 30 किलोवाट, मगर जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो 90 हो रही है। तो सबसे पहले एक सिस्टम समझते हैं COP वाला रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगा है, यहाँ पे वर्क डन आ रहा है, यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है और यहाँ पे हमारा रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे 130 120 रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे 30 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा, तो रेफ्रिजरेशन 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यानी COP क्या हो जाएगी, 90 अपॉन 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 120 दिया हुआ, ये 30 दिया हुआ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये 90 आ जाएगा। तो 90 अपॉन 30 कितना आ जाएगा, COP 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन, इन ऑन ऑफ कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड। कौन सी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस यूज होती है, तो कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस यूज होती है, कैपिलरी ट्यूब। याद रखिएगा, कैपिलरी ट्यूब है, थर्मोस्टेट्स है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, फ्लोट वाल्व है। तो एक्सपेंशन डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है वो क्या इस्तेमाल की जाती है, कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। द रूम एयर कंडीशनर कंट्रोल द, जो हम लोग AC लगाते हैं रूम पे, जो AC लगाते हैं वो क्या क्या कंट्रोल करता है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसीलिए कूलिंग एंड, अगर हम लोग एयर कंडीशनिंग की बात करें तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेंटेन करते हैं। द ड्राई आइस इज प्रोड्यूस बाई, ड्राई आइस कैसे प्रोड्यूस होगी, ड्राई आइस कैसे प्रोड्यूस, बाई द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 का सॉलिडिफिकेशन होने से ड्राई आइस प्रोड्यूस होगी, यानी एज ए रेफ्रिजरेटर क्या इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड CO2। याद रखिएगा, ड्राई आइस के लिए। 50वां क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो वर्क किस में करते हैं, तो वर्क किस में करते हैं, वेपर कंप्रेशन में करते हैं। याद रखिएगा, वेपर कंप्रेशन यानी BC साइकिल, BCRS, वेपर रेफ्रिजरेशन, अरे वेपर कंप्रेशन, BCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।